हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति और आरंभिक प्रयास जो हैं वो हम देखने वाले हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो है वो किस पद्धति से लिखा गया है? वो विधेयवादी पद्धति से लिखा गया है। विधेयवादी पद्धति से लिखा गया है। देखिए, सबसे पहले यदि हम इतिहास शब्द पर विचार करें तो इसके मूल में एक तो इति है और एक अश धातु है। अस का मतलब होना है, इति का मतलब ऐसा ही, यानी कि जो ऐसा ही था, ऐसा ही है, ऐसा जो विषय है उसको क्या कहा जाता है? लेकिन हिंदी साहित्य इतिहास की यदि हम बात करें तो थोड़ा सा अलग मामला हो जाता है। इतिहास जो है अक्सर हमें बीती हुई विषय वस्तु का ही बोध करवाता है। इतिहास वो है जो बीत चुका है, जो बीते हुए समय में घटित हो चुका होता है, उसको हम इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। हम बात करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास की। अगर हिंदी भाषा की बात करें, हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा का उद्भव जो है, हिंदी भाषा का जो उद्भव है प्राकृत और अपभ्रंश के बाद लगभग 10वीं सदी जो है, 10वीं सदी जो है इसमें होता है। यानी आचार्य शुक्ल जो मानते हैं वो 1050 संवत से मानते हैं। कब से मानते हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास जो है या हिंदी की साहित्यिक रचनाओं का जो आरंभ है वो 1050 संवत से मानते हैं। 1050 संवत के आसपास हिंदी साहित्य की रचनाएं हमें प्राप्त होने लगती है। कुछ लोग उससे पीछे भी मानते हैं, 8वीं सदी के मध्य भी मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र इत्यादि 750 ईस्वी से मानते हैं, 7वीं सदी के मध्य से वो मानते हैं। कुछ लोग 7वीं सदी के मध्य यदि देखें अपने तो 643 ईस्वी से भी माना है। कुछ लोगों ने 693 ईस्वी से भी माना है, जिनमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम आता है। मिस्र बंधु बहुत पीछे ले जाते हैं, 643 ईस्वी पर ले जाते हैं। 7वीं सदी की बात जब वो करते हैं, 700 संवत की बात करते हैं तो 643 ईस्वी हो जाता है और वो प्राकृत के निकट पहुंचा देते हैं। हमने हिंदी भाषा वाले टॉपिक में ये पढ़ा था कि प्राकृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके पश्चात खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ। तो हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ हम कब से मान सकते हैं? सर्वमान्य मत के अनुसार लगभग 1000 ईस्वी के आसपास से हम मान सकते हैं और वहीं से हम देखेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों की बात करें तो इसमें कुछ पद्धतियां हैं, जैसे कि वर्णानुक्रम पद्धति है, कालानुक्रम पद्धति है, इसी प्रकार से कौन सी पद्धति है? वैज्ञानिक पद्धति है, विधेयवादी पद्धति है। वर्णानुक्रम पद्धति से तात्पर्य क्या है? वर्णानुक्रम पद्धति से तात्पर्य है कि जब अंग्रेजी या हिंदी या कोई भी भाषा की वर्णमाला के क्रम के अनुसार कवियों का विवरण दिया जाता है या रचनाओं का विवरण दिया जाता है तो वो कौन सी पद्धति है? इस प्रकार की पद्धति में केवल तथ्यों का संकलन मात्र होता है, न तो उसमें प्रवृत्तियों का विश्लेषण हो पाता है वैज्ञानिक ढंग से, न ही उसमें हमें रचनाओं की प्रवृत्तियों का बोध होता है, न ही हमें काल की प्रवृत्तियों का बोध होता है। युग की अपनी जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार के इतिहास लेखन की पद्धति में सामने नहीं आ पाती हैं। कालानुक्रम पद्धति में कवियों का कालक्रम के अनुसार से विवरण दिया जाता है। वर्णानुक्रम में तो वर्णमाला के क्रम के अनुसार से, तुलसीदास चाहे वो बाद में आ रहे हैं लेकिन वो किससे पहले आ सकते हैं? तुलसीदास का नाम तय पर है ना, तय पर है तो वो यदुनाथ से पहले आ जाएंगे, है ना। इसी प्रकार से इसमें वर्णानुक्रम पद्धति में तो कवियों के कालक्रम का ध्यान नहीं रखा जाता है। कालानुक्रम पद्धति में थोड़ा ध्यान रखा जाता है कि पहले कौन से कवि आए और बाद में कौन से कवि आए और उनके बाद कौन से आए। लेकिन इस पद्धति में भी केवल कालक्रम का ही ध्यान रखा जाता है,
रचनाओं का न तो युगीन विश्लेषण हो पाता है और न ही प्रवृत्तियों का बोध हो पाता है। वैज्ञानिक पद्धति का तात्पर्य है कि तथ्यों का वैज्ञानिक रीति से परीक्षण करते हुए उनका विश्लेषण करना, प्रस्तुत करना। विधेयवादी पद्धति जो है ये सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है और ये सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। इसमें रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन किया जाता है, तुलनात्मक विवेचन किया जाता है, युगीन प्रवृत्तियों का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। ये विधेयवादी पद्धति है और इतिहास लेखन की सही पद्धति भी यही है। कालानुक्रम के साथ साथ इसमें किसका ध्यान रखा जाता है? काल विभाजन का भी ध्यान रखा जाता है, साथ साथ में युगीन प्रवृत्तियों का भी इसमें ध्यान रखा जाता है। यदि हम गिरियर्सन के इतिहास को देखें तो उसमें भी विधेयवादी पद्धति के दर्शन होते हैं। इसलिए नलिन विलोचन शर्मा ने यह कहा भी है कि विधेयवादी पद्धति के जनक शुक्ल जी नहीं हैं, गिरियर्सन हैं। कौन है? गिरियर्सन है। वैसे विधेयवादी पद्धति के जनक जो है फ्रेंच विद्वान तेन है। कौन है? तेन है। लेकिन हिंदी साहित्य लेखन में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले यदि किसी ने किया है तो वो शुक्ल जी ने किया है। लेकिन नलिन विलोचन शर्मा कहते हैं कि मेरी दृष्टि में तो गिरियर्सन है। कौन है? क्योंकि गिरियर्सन ने भी यदि देखें तो युगीन प्रवृत्तियों का उन्होंने मूल्यांकन तो किया है। उनके नामकरण भी यदि हम देखें, जैसे 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, उनका एक काल विभाजन का नाम है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, अर्थात धार्मिक प्रवृत्ति की उनको पहचान थी। उन्होंने ये पहचान लिया कि इस युग में धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक रचनाओं का बोलबाला था, तो धार्मिक पुनर्जागरण नाम दिया। इसी प्रकार जब वो रीति काव्य नाम देते हैं तो उनको पता था कि रीति की प्रधान प्रवृत्ति है, तो प्रवृत्तियों की उनको पहचान थी। तो हिंदी साहित्य का प्रवृत्ति मूलक यदि इतिहास ग्रंथ कोई पहला है तो वो गिरियर्सन का है। उसी को कहा जाता है, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गिरियर्सन। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ लिटरेचर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, है ना। नॉर्दर्न हिंदुस्तान, लेकिन बाद में वो सीधा हिंदुस्तान हो गया था। इसी प्रकार से फ्रेंच विद्वान किसने? गार्सन द तासी जो है उनका प्रथम प्रयास दिखाई पड़ता है, गार्सन द तासी का। इस्तवार द लिटरेचर एंदु हिंदुस्तानी, गिरियर्सन का था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसका था इस्तवार द लिटरेचर एंदु हिंदुस्तानी है। एंदु इसमें हिंदी का प्रतीक है, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी का प्रतीक है। ये भी हम देखेंगे। ये सब तो ठीक अलग बात है, ये पद्धतियां भी हम देखेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के यदि हम आरंभिक प्रयासों की बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि फ्रेंच विद्वान गार्सन द तासी, हालांकि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो है वो गार्सन द तासी का ही लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? गार्सन द तासी के इतिहास ग्रंथ को ही, कौन सा इतिहास ग्रंथ है? इस्तवार द ला हिंदुस्तानी, इसको प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। लेकिन नहीं, इससे पहले भी ऐसा तो है नहीं कि जो गार्सन द तासी था उसने अपनी कल्पना से ही सारे कवि ढूंढ लिए, उसने अपने मन से ही सारे कवियों के विवरण प्राप्त कर लिए, ऐसा तो था नहीं। उसने भी अपना इतिहास ग्रंथ लिखने के लिए यहाँ से कोई सामग्री तो जुटाई होगी, तो सामग्री वो क्या थी? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के यदि हम प्रारंभिक प्रयास देखें तो इसमें ध्रुवदास की भक्त नामावली नाम आता है। कौन सी रचना? भक्त नामावली रचना नाम आता है ना। इसी प्रकार से 252 वैष्णवों की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, (1625) विक्रमी संवत की यह रचना है। 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता। अब इसमें हम देखें, ये 1641 ईस्वी की जैसे रचना है और इसमें 116 भक्त कवियों का विवरण है। कितने भक्तों का विवरण है?
116 का। इसी प्रकार भक्तमाल है नाभा दास की रचना। किसकी रचना है? नाभा दास की रचना है। 1585 इसका रचना काल है। और ये जो नाभा दास की ये जो रचना है, भक्तमाल रचना जो है, इसमें लगभग 200 भक्त कवियों का विवरण है। और कितने छप्पियों में है? 316 छप्पियों में है। 316 छप्पियों में है। विस्तार से एक संक्षेप में दिया गया है ना। तो इनको हम प्रारंभिक प्रयासों के रूप में देख सकते हैं। इन रचनाओं को हम किसके रूप में देख सकते हैं? प्रारंभिक रचनाओं के रूप में हम इनको देख सकते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं पद्धतियां कौन कौन सी है, और फिर हम देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के प्रारंभिक प्रयास। लिखते चलो। हैं? मैंने कहा था ना, कोई बात, स्कैन कर लो। कुछ तो है लिखने के लिए, लिख लो, फिर क्या दिक्कत है। तो तुम सीधे ही आ गए। कोई किताब रजिस्टर तो होना चाहिए। है? कमाल करते हो तुम। पद्धतियां देखो। वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है कि वर्णमाला के क्रम के अनुसार कवियों के विवरण दिए जाते हैं। इसमें तथ्यों का संकलन मात्र होता है। हिंदी साहित्य में, इतिहास में यदि हम देखें तो गारचंद तासी ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है वो इसी पद्धति का पालन करते हुए लिखा है। शिव सिंह सेंगर ने जो अपना ग्रंथ लिखा है वो इसी पद्धति से लिखा है। वर्णानुक्रम पद्धति लिखिए। इस पद्धति में इतिहास लेखक वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम में कवियों के विवरण या रचनाओं के विवरण प्रस्तुत करता है। इस पद्धति में केवल तथ्यों या सूचनाओं का संकलन मात्र होता है। यह इतिहास लेखन की अवैज्ञानिक पद्धति है। अवैज्ञानिक पद्धति है। फ्रेंच विद्वान गारसन दे तासी द्वारा लिखित
Histoire de la littérature हिंदुस्तानी ग्रंथ तथा शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज ग्रंथ इसी पद्धति पर आधारित ग्रंथ है। इसी पद्धति पर आधारित ग्रंथ है। शिव सिंह सरोज को ही ध्यान रखना, शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ है ना, इसी से क्या माना जाता है, हिंदी साहित्य का प्रस्थान माना जाता है। इसको हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शिव सिंह सरोज को। शिव सिंह सरोज के बारे में और क्या तथ्य है कि ये किसी भारतीय द्वारा लिखित और हिंदी भाषा में लिखित प्रथम ग्रंथ है। लेकिन इससे भी पहले महेश दत्त शुक्ल जो है, उनका हिंदी भाषा काव्य संग्रह जो ग्रंथ है वो आ गया था 1873 में, है ना। इसलिए उसको मानना चाहिए। कई विद्वानों ने उसको माना है, कुछ ने इसको माना है ना। ये विवादास्पद प्रश्न, ऐसे प्रश्न डिलीट होते हैं। लेकिन कालक्रम की दृष्टि से देखें तो पहले कौन सा है? महेश दत्त शुक्ल का है। कालक्रम के अनुसार महेश दत्त शुक्ल वाला करें, वैसे डिलीट होगा। गार्सन ताशी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किसने प्रस्तुत किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। और गार्सन ताशी के ग्रंथ के आधार पर ग्रंथ किसने लिखा? तजकीरा सुराई हिंदी, मौलवी करीमुद्दीन ने, है ना। और गिरसन के आधार पर किसने अंग्रेजी में 2 ग्रंथ लिखे? द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर और कौन सा लिखा? द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। एफी केई और एडविन ग्रीव्स 2 राइटर थे। कालानुक्रम पद्धति लिखो। इतिहास लेखन की इस पद्धति में, इतिहास लेखन की इस पद्धति में कालक्रमानुसार कवियों के विवरण, प्रस्तुत किए जाते हैं। इस पद्धति में भी तथ्यों के संकलन मात्र किए जाते हैं।
अब मिश्र बंधुओं ने क्या काम किया, मिश्र बंधु जो विनोद जो उनका ग्रंथ है उसमें 4591 कवियों के विवरण दिए। कितने? लेकिन बटे लगा करके, जैसे मान लो 450/1, 450/2, वैसे करके यदि हम देखें तो कवियों की संख्या 5000 से अधिक चली जाती है। और उनमें सबसे अधिक विवरण यदि देखें, जितने भी इतिहास ग्रंथकार हैं उनमें सबसे अधिक जो विवरण दिए हैं वो किसने दिए हैं? वो मिश्र बंधुओं ने दिए हैं। कहीं बैठे बैठे किसी ने गप मार दी कि मेरे दादा के यहाँ एक ऐसा कवि हुआ करता था, तो उसका भी विवरण छाप दिया उससे सुन करके, है ना। तो कवियों की संख्या बहुत ज़्यादा चली गई। तो एक प्रकार से वो कवियों का एक वृत्त संग्रह है, इसलिए शुक्ल जी ने उसको कहा बड़ा भारी वृत्त संग्रह। शुक्ल जी ने 3 ग्रंथों के लिए वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया है। वो कौन कौन से हैं? मुझे बता सकता है कोई? एक तो है शिव सिंह सरोज, एक है ग्रियर्सन, और एक है मिश्र बंधु विनोद। गारसन दत्तासी वाला नहीं, गारसन दत्तासी वाला नहीं। मिश्र बंधु विनोद को तो कहा बड़ा भारी वृत्त संग्रह, और शेष दोनों के लिए, शिव सिंह सरोज के लिए भी और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसके लिए भी कवि वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया है। तो ये तथ्यों का संकलन मात्र है। मिश्र बंधुओं कृत मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ इसी पद्धति पर रचित है, इसी पद्धति पर रचित है। भाई मिश्र बंधुओं का भी योगदान कम नहीं है। हालांकि उन्होंने कवियों के विवरण दिए हैं, कालानुसार दिए हैं। काल विभाजन का पहला प्रयास यदि किसी ने किया है तो वो तो ग्रियर्सन ने किया है, और युगीन प्रवृत्तियों को भी कुछ कुछ स्पष्ट करने का प्रयास ग्रियर्सन ने किया है। मिश्र बंधुओं का क्या योगदान है? मिश्र बंधुओं का 2 बातों में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। एक तो क्या कि ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन किया वो आंख मूंद कर आगे पीछे के कालक्रम में बांट दिया। उसमें कोई न तो विशेष एक रूपता रखी गई है, कभी तो नाम युगीन नेता के नाम पर कर दिया जैसे कि तुलसीदास, कहीं साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर कर दिया जैसे रीति काव्य, कहीं उन्होंने सामाजिक आंदोलन के नाम पर कर दिया जैसे 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, है ना, और कहीं राजनीतिक स्थिति के आधार पर कर दिया जैसे मुगल दरबार। तो उन्होंने, और कहीं उन्होंने राजनीतिक स्थिति के आधार पर एक तो ये किया, एक उन्होंने क्या किया, विक्टोरिया रानी के शासन में हिंदुस्तान, और कहीं कालक्रम के आधार पर 1857 के बाद का हिंदुस्तान, ना 18वीं शताब्दी का हिंदुस्तान। तो ये 2 नामकरण उन्होंने इस प्रकार से किए। तो मिश्र बंधु ने क्या काम किया? मिश्र बंधु ने उसको व्यवस्थित करने का प्रयास किया। काल विभाजन नामकरण तो कर दिया ग्रियर्सन ने, उसको व्यवस्थित करने का प्रयास किसने किया? मिश्र बंधुओं ने किया। और मिश्र बंधुओं की ये देन है कि मिश्र बंधुओं ने कवियों की श्रेणियां बना करके उनका तुलनात्मक विभाजन किया। कवियों की श्रेणियां बनाने का प्रयास किसने किया? मिश्र बंधुओं ने किया। ये उनकी देन है। कुछ बातों में इनकी टिप्पणियां बड़ी महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधुओं ने जैसे गोरखनाथ को क्या कहा है, खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्रथम लेखक उन्होंने कह दिया। तो आदिकाल में हिंदी गद्य के बीज पहचानने का जो काम किया वो मिश्र बंधुओं ने किया। हालांकि किस ढंग से लिखा गया है? कालानुक्रम पद्धति पर लिखा गया है। तीसरी देखें, वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति, ये जो पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति, इसमें तथ्यों और सूचनाओं का संकलन तो किया ही जाता है,
साथ साथ वैज्ञानिक रीति से उनका विश्लेषण भी प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य में कोई देखने में आता नहीं है। कुछ किताबों में जरूर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का उसको रखा गया है, लेकिन नाम वैज्ञानिक इतिहास है तो वो प्रवृत्ति मूलक ही है, तो वो प्रवृत्ति मूलक ही। तो आप लिखिए वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में इतिहासकार इतिहास लेखन करते समय निरपेक्ष या तटस्थ रहता है। निरपेक्ष या तटस्थ रहता है तथा तथ्यों व सूचनाओं का संकलन करने के साथ साथ तथ्यों या सूचनाओं का संकलन करने के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनको प्रस्तुत करते हैं। किंतु इस पद्धति में भी केवल तथ्यों का संकलन मात्र ही किया जाता है। केवल तथ्यों का संकलन मात्र ही किया जाता है। साहित्यिक प्रवृत्तियों युगीन परिस्थितियों का अंकन नहीं हो पाता है। चौथी है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति यह इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। यह इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। इस पद्धति के जनक फ्रेंच विद्वान तेन महोदय माने जाते हैं। फ्रेंच विद्वान तेन महोदय माने जाते हैं।
हिंदी में इस विधि के प्रथम प्रयोगकर्ता आचार्य शुक्ल माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल माने जाते हैं। नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार विधेयवादी पद्धति के जनक शुक्ल जी न होकर गिरियर्सन हैं। इस पद्धति में इतिहासकार काल क्रमानुसार कवियों व उनकी रचनाओं का विवरण प्रस्तुत करने के साथ साथ उनका साहित्यिक मूल्यांकन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्यिक मूल्यांकन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में तटस्थ भाव से प्रस्तुत करता है। वह कवियों और उनकी रचनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण भी करता है। तुलनात्मक विश्लेषण भी करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित ग्रंथ इसी पद्धति पर आधारित ग्रंथ है। इसी पद्धति पर आधारित ग्रंथ है। ये थी इतिहास लेखन की पद्धतियां।
अब देखें, इतिहास लेखन के आरंभिक प्रयास, इतिहास लेखन के आरंभिक प्रयास। देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम व्यवस्थित प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी के द्वारा किया गया। गारसा द तासी के द्वारा किया गया, परंतु उससे पूर्व भी, परंतु, हाँ लिख लो कोई बात नहीं, थोड़ी स्पीड रखो, बहुत लंबा चौड़ा है, लिखना ही पड़ेगा तुम्हें सारा। फ्रेंच विद्वान गारसन द तासी के द्वारा किया गया, परंतु उससे पूर्व भी इस संबंध में अप्रत्यक्ष या अव्यवस्थित प्रयास भारतीय लेखकों के द्वारा भी किए गए। भारतीय लेखकों के द्वारा भी किए गए। अब इसमें मैंने आपको बताया, जैसे भक्तमाल हो गई, 84 वैष्णव की वार्ता हो गई, 200 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता हो गई, है ना, भक्त नामावली हो गई, भक्त चरित्र हो गई, ये बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जो इसकी श्रेणी में आती हैं। लिखिए, प्रयास भारतीय लेखकों के द्वारा भी किए गए जो निम्नलिखित हैं। क्योंकि कई बार इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी पीछे प्रश्न पूछा गया, एक प्रश्न क्या था कि भक्तमाल जो रचना है, हालांकि वो भक्ति काल में भी हम पढ़ते ही हैं, नाभादास की रचना है भक्तमाल। भक्तमाल की टीकाकार कौन है? प्रियादास है ना। किस नाम से लिखी गई है? रसबोधिनी। वाह, शाबाश। तो भक्तमाल जो है उसके बारे में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? देखो, हम तो सीधे पढ़ते आए थे कि भक्तमाल है, और भक्तमाल की रचना किसके द्वारा हुई है? नाभादास के द्वारा। इतना ही पढ़ते हैं विद्यार्थी, है ना। लेकिन ये पूछा गया था भक्तमाल के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। उसमें यह था कि इसमें 200 भक्त कवियों का विवरण प्रकाशित है। 200 भक्त कवियों का विवरण विस्तृत रूप से दिया गया है। भक्त कवियों का विवरण 316 छप्पियों में दिया गया है। अब भाई, जब 200 भक्त कवियों का विवरण होगा और केवल 316 छप्पे हैं, तो विस्तृत तो होगा ही नहीं। क्या होगा? बस यही उत्तर पकड़ में आ जाता है, लेकिन नहीं है किसी की मोटी बुद्धि में। उपयुक्त तो सभी सत्य हैं। कि ग्रंथ तो मोटो है, विस्तार से ही होगा, ऐसे ऐसे मान लेते हैं। तो आरंभिक प्रयास है कौन है इनके लेखक और लिपिबद्ध करता कौन है? हरि राय है। कौन है? हरि राय है। ये भी लिखा आता है।
84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ये दोनों ही रचनाएं जो है 1568 ईस्वी यानी 1625 विक्रमी संवत की है। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है या तो संवत में सारी चीजें याद कर लो या ईस्वी सन में याद कर लो, ताकि भ्रमित नहीं हो। कहीं संवत दिया है तो उसको ईस्वी सन में कन्वर्ट कर लो। ज़्यादातर हमें ईस्वी सन में ही पढ़ने होगा ना, तो इसलिए संवत है तो 57 वर्ष आप पीछे ले जाओ उसको। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। उक्त दोनों रचनाएं गोकुलनाथ कृत मानी जाती है। चौरासी वैष्णव की वार्ता में अगर हिंदी गद्य साहित्य का आरंभिक रूप देखें तो वो वार्ता साहित्य में मिलता है। किस में मिलता है? वार्ता साहित्य में मिलता है। उक्त दोनों रचनाएं गोकुलनाथ कृत मानी जाती है। 84 वैष्णव की वार्ता में किसके शिष्यों का है? वल्लभाचार्य के शिष्यों के विवरण हैं। जबकि 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ की कौन सी रचना है? श्रृंगार रस मंडन, विद्वन मंडन, किसकी रचनाएं हैं? विठलनाथ की हैं। और अणुभाष्य का 1.5 अध्याय है ना। वार्ता में विठलनाथ के 252 शिष्यों का विवरण है। 252 शिष्यों का विवरण है। इन रचनाओं में हिंदी गद्य का आरंभिक रूप देखने को मिलता है। इन रचनाओं में हिंदी गद्य का आरंभिक रूप देखने को मिलता है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1565। और भक्तमाल की रचना 1585। याद रखना, भक्तमाल रचिता कौन है? नाभादास हैं। नाभादास हैं। किस रूप में है? गद्य रूप में, पद्य रूप में है? अरे छप्पे है तो क्या है? पद्य रूप में है। 316 छप्पे, 316 छप्पियों में लिखना। 316 छप्पियों में सतयुग से लेकर 316 छप्पियों में सतयुग से लेकर कलयुग तक के, सतयुग से लेकर, सतयुग देखो, हाँ जी, 316 छप्पियों में, अरे 316 है। अब मैं कहता हूं 316 है।
वो नोट्स में देख रहे हो आप? हाँ, वो गलती से लिखा गया है, 316 छप्पे लिखे। 316 छप्पों में सतयुग से लेकर कलयुग तक के भक्तों के संक्षेप में विवरण दिए गए हैं। विस्तार से नहीं, संक्षेप में विवरण दिए गए हैं। दिव्य दृष्टि प्रतिबिंबत हरि लीलाभासी किसको कहा गया है? जाओ रे। हाँ जी, 200 200 भक्तों का है। इसमें प्रहलाद भी है, इसमें ध्रुव भक्त भी है, सारे ही है। इसमें जो तुलसीदास के बारे में भी है, तुलसीदास कलिकाल निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा तुलसीदास को? नाभादास ने कहा। किसमें कहा? भक्तमाल में कहा। पहले क्या कहा? कलिकाल कुटिल जीव तुलसी भयो, कि कुटिल जीव है तुलसी। वो इसलिए कहा कि वो ध्यान मग्न थे, साधना में आए नहीं, कुछ देर संत रुष्ट हो गए। तो 316 छप्पों में सूरदास। बाकी हम कल देखते हैं।